बाज़ार पर निर्भरता है खेती के तमाम मामलों में, चाहे वो खेतों के मशीन हो या खेतों के और इनपुट हो, बीज हो, दवाई हो, ये तमाम सारी चीज़ों पर कैसे कम हो किसान की निर्भरता बाज़ार पर, ये हमारा एक मोटिव था, ये लक्ष्य था और इसी को लेकर हमने काम शुरू किया। लेकिन जैसे-जैसे हमने काम शुरू किया और किसान के साथ और गहराई से इन चीज़ों को, समस्याओं को, खेती की जो रोज़ दिन की जो दिक्कतें हैं उनको जब समझा, तो हमने पाया कि हमको बीज पर काम करना पड़ेगा। तो फिर हमने इस इलाके में बीज यात्राएं की, बीजों का मानचित्रीकरण किया, गांव-गांव गए, पुराने किसानों से मिले, पुराने जो औजार थे उनकी जानकारियां हासिल की, सर्वे किया, खेती में पशुओं का क्या योगदान है, महिलाओं का जुड़ाव कैसा है, ये तमाम सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके फिर उनके साथ चौपाल पर इन तमाम मुद्दों का विमर्श हमने शुरू किया और उसमें पाया कि अगर आप पशु आधारित खेती करेंगे, अगर आप बीजों को बचाएंगे और खेती की पारंपरिक तकनीकों को पुनर्प्रचलन में लाएंगे, तभी आज की जो खेती की समस्याएं हैं उनका हल हो सकता है। साथियों, जैसे कि ये सामुदायिक बीज बैंक है, जिसका नाम ही वही है कि सामुदायिक, मतलब सारे समाज के लोगों का है, सब जो यहाँ पे लोग हैं जुड़े हुए उनका बीज बैंक है। और बीज बैंक से मतलब यही है कि आप कुछ जमा करो और कुछ उसमें से निकालो। तो इसमें क्या है कि बीज एक अपन प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, सजीव खेती जिसकी भी अगर बात करते हैं तो बीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसमें भी देसी बीज का, अगर आप प्राकृतिक खेती की बात करते हो तो उसमें देसी बीजों का क्या है कि खेती में बहुत महत्व है। अगर वो अपने ही यहाँ का लोकल बीज है तो अपने यहाँ की परिस्थिति, गर्मी, ठंड, वातावरण के अनुकूलित है। जैसे हमने, अगर मैं यहाँ अपने बात करूँ, हमने जैव विविधता ब्लॉक में लद्दाख का गेहूँ ला के लगाया, तो वो हमारे परिस्थिति के अनुसार नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, तो वो सर्वाइव नहीं हो पाया। इसलिए क्या है कि बीज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो भी देसी बीज। जो हमने जो बीज बैंक बनाया, इसमें आपको पारंपरिक बीज है जो पुराने वर्षों से चले आ रहे हैं, बाप दादाओं के ज़माने से चले आ रही है। मक्का की प्रजातियां हैं, 5 प्रजातियां हैं, भिंडी की 5 से 7 प्रजातियां हैं, गेहूं के 40 से 50 प्रकार के गेहूं हैं हमारे पास, उड़द की 4 प्रजातियां हैं, तुअर की 3 प्रजातियां हैं, चौली की 3-4 प्रजातियां हैं। और सब्जियों की अगर बात करें तो 30-35 प्रकार की पारंपरिक सब्जियां हैं, जिसमें झुमकी तरोई हो गई, लौकी हो गई, कद्दू हो गई, और टमाटर, चेरी टमाटर की 3 प्रजातियां हैं। इस प्रकार के हमारे पास सब अलग अलग प्रजातियां। और अगर आप इसकी बीज बैंक की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, तो क्या है कि आज अगर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पे छोटे मझोले किसान हैं, आदिवासी किसान हैं, सबके पास छोटी छोटी ज़मीन है। और इनके पास क्या है कि ज़मीन कम होती जा रही है, आज बंटवारा होता जा रहा है ज़मीन का। तो हर कोई 10 से 12 प्रजाति नहीं लगाता है, 4-5 प्रजाति नहीं लगाता है, 1 प्रजाति लगाता है। तो इसलिए फिर संस्था ने सोचा कि हम क्या करें, तो इसलिए हमने सामुदायिक बीज बैंक बनाया। उसमें फिर हमने क्या है कि अलग अलग किसानों को डिवाइड किया कि एक को हमने लाल टमाटर दे दिए, एक को छोटा टमाटर दे दिया, एक को भिंडी की एक अलग प्रजाति दे दी, एक को लाल भिंडी दे दी, एक को तुअर अलग प्रजाति दे दी, ताकि वो क्या है कि सबके पास से फिर हमारे पास बीज बचा रहे। और इसका बीज बैंक का हमारा ये है कि हम बीज देते हैं और उसको पाछा वापस सवाया लेते हैं। और इसके लिए हमने सदस्य बनाए थे। स्टार्टिंग में जब इसको हम बात करें 15-16 की बात करें, तो हमने क्या है कि किसानों से अनाज लेके सदस्य जोड़े। जिस प्रकार से कि आप मक्का हुआ तो 5 किलो दे दो, गेहूं हुआ तो 5 किलो दे दो, उड़द दलहन जो हुए तो वो 3 किलो दे दो। ऐसे हमने उनसे अनाज लिया और उनको हमने सदस्य जोड़ा स्टार्टिंग में, और उनको हमने फिर हमारा जो पारंपरिक बीज है वो दिया, और वापस उनसे डेढ़ा हमने लिया। जैसे 1 कुंटल दिया तो हमने 1.5 कुंटल उनसे बीज लिया। सबसे बड़ी है वो है खेती की लागत का बढ़ जाना। खेती में जो इनपुट डाला जा रहा है वो उसकी कीमत, उसकी लागत बहुत बढ़ गई है। उसके अनुपात में जो उपज है वो उतनी नहीं मिल पा रही है। खेती की उपज को बढ़ाने के लिए या बरकरार रखने के लिए हर साल उसको ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है, ज़्यादा खाद और ज़्यादा कीटनाशक इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तो ये है। दूसरा,
जो मसला है वो ये है कि जो नौजवान पीढ़ी है उसको खेती में रुचि नहीं है, क्योंकि ये तमाम सारी चीज़ें हैं ना, खेती ज़्यादा समय मांगती है, ज़्यादा मेहनत मांगती है, ज़्यादा उनका फोकस मांगती है, और वो आज की पीढ़ी करने को तैयार नहीं है। अच्छा, आज की पीढ़ी को तुरंत परिणाम चाहिए, उसके पास धैर्य नहीं है। और जैविक खेती की जो पहली शर्त है वो ये है कि आपको लगातार काम करना पड़ेगा, बिना रुके बिना थके काम करना पड़ेगा, और धीरज रखना पड़ेगा कि हाथों हाथ उसमें परिणाम की अपेक्षा आप करेंगे तो आपको निराशा मिलेगी। तो ये चीज़ें अगर आपके स्वभाव में है तो आप जैविक खेती के रास्ते पर सफल किसान हो सकते हैं। और हमने इस तरह के किसान खोजे हैं। को संरक्षण किया वो इसलिए किया कि वो किसान खुद करे, और जो आजू बाजू के किसान आते हैं उस किसान से मोटिवेट होते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने इसमें वाक्य में क्या प्रैक्टिस किया। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पूरा 16 प्रजातियां, सबके अलग अलग गुण है, और पूरा इसको प्राकृतिक तरीके से किया गया। इसमें कोई बाहरी खाद दवाई नहीं डाली गई, इसमें पूरा अपना गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, बिल्व रसायन, षड रस जो भी है अपना वो प्रक्रिया करी, और वो खुद किसान ने करी। तो उससे क्या है कि किसान उसको पूछते हैं। आप देख सकते हो ये पिस्सी है, और ये इसी का यही है कि आप देख सकते हो यहाँ 16 में से 8, 10, 12 प्रजाति कट चुकी। तो यही इससे पता चलता है कि ये कितने ड्यूरेशन की, 110 दिन की, 120 दिन की, 130 दिन की है, कितने पानी की है। तो ये किसान जब यहाँ आके देखते हैं तो इनको कोई वो जो बाजार का खाद डाल के कर रहे हैं उनकी बालियों में और यहाँ देसी वालियों में कोई फर्क नहीं दिख रहा, और उससे बेहतर दिख रही है। आप देख सकते हैं सबकी इनकी जो भी बाली है, इनका गेहूं, जैसे ये पिस्सी है, इसका आप दाना देख लीजिए, अब रासायनिक से भी कहीं नहीं है, इतने इसमें चमक भी है और इतना मोटापन आ रहा है इसमें। ये इसलिए हमने यहाँ गांव में लगाया ताकि किसान खुद किसान से बात करके सीखे। और यहाँ पे कम से कम 50-60 लोग आके और 10-15 लोग डेली आते देखने के लिए कि इन्होंने क्या क्या कर रखा है इसमें। और वो हमारे जाने के बाद किसान से पूछते हैं वाक्य में तूने इसमें क्या प्रैक्टिस करी है। तो सच पूछे तो जैविक खेती जैसा कुछ है नहीं। जैविक खेती है प्रकृति के साथ, निसर्ग के साथ, जैसा प्रकृति कहती है वैसा। प्रकृति के आचरण के विरुद्ध जो भी कुछ है वो गैर प्राकृतिक खेती है, गैर जैविक खेती है। तो हम कोशिश करते हैं कि प्रकृति, और देखिए जो किसान खेत में होता है तो खेत, फसल, सूरज, पेड़ पौधे, हवा, धूप, ये सारी चीज़ें आपको कहती हैं कुछ। और जिसने ये सारी चीज़ें समझ ली, और यहाँ तक कि जो कीड़े हैं वो भी आपसे कुछ कहते हैं, तो अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो फिर आप जैविक खेती कर पाएंगे। और हमारी ट्रेनिंग का जो बेस है, हमारा प्रशिक्षण में भी हम ये कहते हैं कि आप खेत को समझें, फसल को समझें, फसल के जीवन चक्र को समझें। अगर वो समझ लिया तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा काम करना जैविक खेती में। एक बात है, और दूसरी बात यह है कि जैविक खेती में रातों रात परिणाम नहीं मिलते हैं। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि हम जब अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो हम किसान से यही कहते हैं कि आप थोड़ा धीरज रखिए, लगातार काम करिए, समर्पण के साथ काम करिए, तो रिज़ल्ट निश्चित तौर पर आते हैं।